रमन संसद में आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। आज सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री कोरोना की वजह से ठप पड़ी इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने के लिए क्या कदम उठाती हैं। लोगों को टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार की ओर से राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि सुधार पर विवाद के बीच सभी की नजरें इस बात पर भी हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे में किसानों के लिए क्या सौगात होगी। अर्थव्यवस्था को जो एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, उससे उबरने का समय आ गया है। लेकिन हमारी अपेक्षा इस बजट से निसंदेह क्षेत्रीय विषमता कम करने को लेकर है और जो अविकसित या विकास की दौड़ में जो पिछड़े राज्य हैं और विकसित राज्यों के बीच फासला कम हो, ऐसी रणनीति के साथ यह बजट उम्मीद की किरण बन करके उभरे, ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं। आइए जानते हैं महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों को वित्त मंत्री सीतारमण से क्या उम्मीद है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दूसरी बार देश का बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने को लेकर हमेशा पूरे देश में, खासतौर पर मुंबई कर लोग जो है उनको बड़ी उम्मीद रहती है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। ऐसे में मुंबई कर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं पीसे परिवार इनके घर पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि आम सी फैमिली, ऐसी कई फैमिली आपको मुंबई में दिखाई देंगी, लेकिन आम महिलाएं और आम फैमिली क्या सोचती है बजट को लेकर, उनका क्या रहता है, क्योंकि इस साल कोरोना पैंडेमिक था, लोगों को बहुत उम्मीद है बजट से। और क्या सोचती है महिलाएं, खासतौर पर जो किचन संभालती है, किचन का पूरा बजट उनको संभालना होता है। निर्मला सीतारमण खुद भी एक महिला है, तो महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके किचन का बजट का ख्याल वो ज़रूर रखेंगी। दीदी एक बात बताइए कि अभी बजट पेश होने जा रहा है, इसमें आपको क्या उम्मीद है? अभी हमें तो यही उम्मीद है कि जो पैसों के बारे में जो थोड़ा खींचातानी हो रही है वो ना होए, क्योंकि बच्चे कमाते हैं लेकिन किसी को, हमको आधी सैलरी मिल रही है। एक लड़का है तो उसकी नौकरी भी अभी नहीं है, तो ये सब बारे में हम लोगों को भी बड़ी दिक्कतें हो रही है। बाहर के खर्चे तो रुकते नहीं है, तो वो हमें फुलफ़िल करने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो इस बारे में अगर वो भी सारी आम आदमी लोगों का कुछ ख्याल करे और अच्छा सा बजट पेश करे तो हमें बहुत खुशी होगी। स्कूल की फ़ीस एक्चुअली थोड़ा कम करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन ही घर पे सब कुछ मतलब पढ़ाई हो रहा है। टीचर्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस। बजट से परेशान न हो इसका ख्याल रखें, ताकि घरेलू चीज़ें जो जैसे दवाइयाँ है, अस्पताल का खर्चा है, बैंक के लोन है, उसका कुछ ईएमआई है, वो ईएमआई रीफिक्स होना चाहिए। किसानों को भी बजट से काफी उम्मीद है। यूपी के अलीगढ़ में किसानों ने सरकार से डीजल और खाद के रेट में कमी की मांग की। सरकार को अगर कुछ करना है बजट में, तो मेरी तो मेन मांग है कि डीजल और डीएपी खाद जो है उस पर विशेष ध्यान दे। पेट्रोल की एक समस्या, ये भी एक समस्या है किसान की, तो सरकार को उसमें बजट ऐसा रखना चाहिए किसानों के हित में, जिससे किसानों को लाभ मिले। उम्मीद है कि कुछ हो जाए, यही उम्मीद कर सकता है किसान, तो उम्मीदों पे जी रहा है। कुछ सरकार की निगाह में आ जाए तो कुछ बजट में कुछ दे दे बढ़िया। मैं तो जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा डीजल से और बिजली से किसान पीड़ित है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी बजट से काफी उम्मीद है। लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंड की मांग की और आइए जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। दीनदयाल जन आवास योजना में भी जो जीएसटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड कराने हैं। इससे ना बिल्डर की जेब में कुछ आ रहा है, सीधा सीधा इसका लाभ कस्टमर्स को मिलेगा, जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल जाएगा। और दूसरा जो बजट से उम्मीद है वो बिल्डर के लिए अलग से फंड एलोकेट किया जाए, जो बैंक बिल्डर को दे पाए और लोगों को टाइम पे उन लोगों के फंसे हुए प्रोजेक्ट वो पूरे कर पाए। भोपाल में महिलाएं, दुकानदार और छात्र बजट से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे, आइए जानते हैं। सरकार को कुछ हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में आके इस तरह से बजट बनाना चाहिए, सबको राहत मिले। हम चाहते हैं कि मतलब रेट कम हो, थोड़ा टैक्सेशन में फ़ायदा मिले पब्लिक को भी। तो ये सरकार से हम लोग काफ़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं। मोदी जी सरकार से हमने पहले भी निवेदन किया था कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको, एक्साइज ड्यूटी को कम करें, ताकि जो आज गोल्ड है उसको जनता तक पहुँचे। थोड़ा मेडिकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बाकी ये
पेट्रोल वगैरह इनके दाम कम होने चाहिए और गोल्ड ये सब भी रेगुलेशन इन सब चीज़ों पर होना चाहिए। वहीं इंदौर के लोगों को रेल बजट से बहुत उम्मीद है। लोगों ने इंदौर से मुंबई और दिल्ली के लिए ट्रेन बढ़ाने की मांग की, साथ ही किराया कम करने की मांग भी लोगों ने की है। सरकार को रेलवे का किराया कम करना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा हैं, बस वाले मनमाना किराया ले रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि रेलवे का किराया कम करे। रेल ज़्यादा से ज़्यादा लोकल में और लंबी दूरी की सभी ट्रेनें ज़्यादा जल्द से जल्द सभी चालू होना चाहिए। ट्रेनें सारी बंद है तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए, गरीब आदमी कैसे मैनेज करेगा। वहीं एमपी के जबलपुर में लोग बजट से कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, आइए जानते हैं। जितने भी हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, हमारी पेट्रोलियम है, हमारा डीजल है, हमारा किराना है, हमारा राशन है, रसोई गैस है, इसकी एक नॉमिनल प्राइस पे सरकार ऐसी कर दे कि एक आदमी का जीवन यापन आराम से हो सके। काफ़ी मुश्किल टाइम निकला है अभी कोरोना काल में, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके हम लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारा बजट कम से कम घर का बजट ठीक होगा क्योंकि सारी चीज़ें तो महंगी हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे को हटाने की इस मुहिम के तहत इस बार छतरपुर प्रशासन ने मोर्चा संभाला और जिसने प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज किया उसके अवैध ठिकानों को गिरा दिया गया। एक इमारत तो इतनी मजबूत थी कि उसे गिराने के लिए खुदाई करने वाली मशीन को काफी मेहनत करनी पड़ी। आरोप है कि जमींदोज हुई इस इमारत को सरकारी जमीन पर बनवाया गया था। इसमें एक मैरिज हॉल भी था। पूरी मध्य प्रदेश शासन की भूमि है। अतिक्रमण का जैसी सूचना मिली तहसीलदार को तो उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं जमीन और इमारत पर हक जताने वाले निर्मल जैन ने आरोप लगाया कि उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया। निर्मल जैन छतरपुर कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हैं। पूरे दस्तावेज हमारे पास है। दिखाया आपने प्रशासन को दिखाया, हमने सबको दिया, लेकिन वो प्रशासन ले ही नहीं है। प्रशासन की इस कार्रवाई की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी इसकी निगरानी की गई। दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने आज कुछ किसान नेता पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए 9 किसान नेताओं को नोटिस भेजा था। इन सभी लोगों को शकरपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि क्राइम ब्रांच को ईमेल के जरिए 100 से ज्यादा हिंसा के फुटेज आम जनता से मिले हैं। 29 जनवरी को दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के पास हुए बम ब्लास्ट में जांच एजेंसियों के हाथ अहम सुराख लगे हैं। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्धों की फुटेज के अलावा जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से कई अहम सुराख मिले। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उन्हें इस इलाके में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल के सुराख मिले। दिल्ली बम धमाका। धमाके में PTN का इस्तेमाल। तफ्तीश में मिले अहम सुराग। जैश-उल हिंद ने ली जिम्मेदारी। भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि 29 जनवरी के गुनहगारों की तलाश शिद्दत से जारी है। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए भी काफ़ी हैं कि बीटिंग द रिट्रीट के दौरान जिस किसी ने भी एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के बाहर इस धमाके की साजिश रची, वो जल्द ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में होगा। लिहाजा भारतीय जांच एजेंसियों के अधिकारी हर उस जगह की बारीकी से तफ्तीश कर रहे हैं जहां से उन्हें इस धमाके से सुराग मिलने की उम्मीद है। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा जो है एंटी टेरर यूनिट के, वो अपने जो अधिकारी हैं और यहाँ पे देखिए फॉरेंसिक टीम को लेकर यहाँ पर आए हैं
बाकायदा ट्राइपॉड उनके पास है। ये एक्सपर्ट टीम है। देखिए ये मैक के भी डीसीपी हैं। मैक वो होता है जिसमें कि आईबी और तमाम एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में जाते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट वहाँ पर शेयर होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो शेयर होती हैं। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा हैं और एंटी टेरर यूनिट के डीसीपी यही मुखिया हैं इस पूरी जाँच के। इनके ऊपर जिम्मा है कि ये पता करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये प्लानिंग से ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि स्पेशल सेल लगातार ये दावा कर रही है कि बाकायदा रैकी करके यहाँ पर देखिए वो क्राइम सीन। प्रशांत, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो क्राइम सीन है देखिए जहाँ पर प्रमोद कुशवाहा पहुंचे हैं। कल भी लगातार 3 घंटे प्रमोद कुशवाहा यहाँ पे मौजूद थे। ये स्पॉट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिंदल हाउस है, जिंदल हाउस पे कैमरा नहीं काम कर रहा था। एक कैमरा जो है वो बिल्कुल था ही नहीं वहाँ पर। उसी जगह पर ब्लास्ट हुआ है, उसी जगह पर जो सस्पेक्ट थे वो आते हैं और उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट किया। 31 जनवरी को एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर लगा पहरा हटा दिया गया, लेकिन जांच एजेंसियों ने धमाके वाली जगह और हर उस जगह को सफेद टेंट से कवर कर दिया है जहां पर उसे इस धमाके की साजिश के अहम सबूत मिले। इस वक्त हम एपीजे अब्दुल कलाम रोड के उसी क्राइम स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर ब्रीटिंग रिट्रीट के दिन बम ब्लास्ट हुआ था। जहां पर आप दिल्ली पुलिस के जवानों को देख रहे हैं, बैरिकेटिंग है। ये वो क्राइम स्पॉट है जिसको पुलिस ने सुरक्षित रखने के लिए, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो इसलिए यहाँ पर एक टेंट लगाकर इसको कवर कर दिया है। ये वाइट कलर के टेंट के ठीक पीछे यहाँ पर ये फुटपाथ है और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप बड़ा सा, इसके पास ही यहाँ पर ये जो बम है जिसे लो इंटेंसिटी का बम बताया जा रहा है, ये यहाँ पर असेंबल किया गया था। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 29 जनवरी को इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके की छानबीन कर रही जांच एजेंसियों ने एक नक्शा तैयार किया है जिसके जरिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे दहशतगर्द इस वारदात को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो गए। इस नक्शे के मुताबिक एपीजे अब्दुल कलाम रोड के बाईं तरफ ब्राजील दूतावास के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों की जद में सड़क भी आती है, लेकिन इससे धमाके वाली जगह दिखाई नहीं देती। ब्राजील दूतावास से सटा है बंगला नंबर 6। इसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा तो लगा है, लेकिन उसकी हद में सिर्फ फुटपाथ ही नजर आता है। ये आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर की जो बंगला है, यहीं पर ब्राजील एम्बेसी और यहाँ पर 3 कैमरे लगे हुए हैं। आप देख सकते होंगे कि पोल के ऊपर 3 कैमरे लगे हैं। उसमें जो एक कैमरा है, जांच एजेंसियों ने जो नक्शा बनाया था उसमें ये पूरा रोड कवर कर रहा है वो कैमरा। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इस तरफ का ये पूरा रोड है एपीजे अब्दुल कलाम का। यहाँ पर ये पूरा जो एक कैमरा है पूरी रोड को कवर कर रहा है, लेकिन जो क्राइम सीन है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ पर वो कैमरे की जद नहीं आती है। लेकिन जो 2 और कैमरे हैं वो भी इस पूरे फुटपाथ को कवर कर रहे हैं। और ये यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं, शामियाना सा लगाया है पुलिस ने, टेंट वाइट कलर का, ये भी क्राइम सीन है क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था तो जो बाल बेरिंग के जो वो छर्रे थे वो यहाँ तक आए थे और उससे जो 3 गाड़ियाँ हैं वो डैमेज हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम रोड की दाईं तरफ जिंदल हाउस है, जिसके गेट नंबर 5A पर एक सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगा है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं करता, यानी इस कैमरा से रिकॉर्डर अटैच नहीं है। इससे कुछ ही दूरी पर वो जगह है जहां धमाका हुआ। ये जिंदल हाउस है, ये पूरा जहां पर ये पूरी वारदात हुई, ये जिंदल हाउस है और उसका 5A गेट है। ये देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है 5A गेट। यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि वो कैमरा लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई है, इसलिए उससे कोई मदद पुलिस को नहीं मिली है। उसमें तमाम घटना कैप्चर जरूर हुई होगी। देखिए वो आप देख सकते हैं पेड़ पर एक छोटा सा कैमरा नज़र आ रहा है, बिल्कुल वही कैमरा है, लेकिन वो तकनीकी रूप पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि वो ऑन है, लेकिन उससे कोई मदद जांच एजेंसियों को नहीं मिली है। धमाके वाली जगह से इजराइल दूतावास की दूरी करीब 100 मीटर है। इजरायली दूतावास के बाहर 3 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा दूतावास के बाहर सड़क पर एक और कैमरा लगा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का कहना है कि और ये सीधी तस्वीरें अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए आज बड़ा दिन है। अब से थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और उससे पहले अनुराग ठाकुर जो है वो देखिए पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं और ये एक तरीके से बजट का वैक्सीन होने वाला है। बजट भाषण अब से थोड़ी देर में होने वाला है और उसमें आम जनता के लिए
जो अर्थव्यवस्था अभी चरमराई है उसको वापस से सांस देने के लिए ऐसे क्या पिटारे से निकलता है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए अनुराग ठाकुर, ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं पूजा इस वक्त करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अब इस बात की शुरुआत भी होगी कि आज देखिए पूरी रूपरेखा देखिए तैयार हो चुकी होगी। बजट से पहले ये पूजा है और बजट आखिरकार कैसा रहने वाला है, किससे क्या मिलेगा, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। जीडीपी ग्रोथ जो कि हमने देखा माइनस में चली गई है, अब उसको किस तरीके से उबारा जाए, किस तरीके से प्लान तैयार सरकार ने किया है और उसको पेश देखिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री करेंगी, अनुराग ठाकुर भी होंगे साथ। और बजट से पहले ही वो पूजा अर्चना कर रहे हैं इस वक्त दिया जलाते हुए भगवान के सामने। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, तो बजट से पहले ये पूजा और इसी के साथ साथ हम कहें तो एक शुभारंभ भी उसको कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए आज बड़ा दिन है अनुराग ठाकुर के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। बजट आज पेश होना है और उसको लेकर उम्मीदों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। जनता से हमने बात की और वो राय भी आपके सामने रखी, किस तरीके से लोग अब चाह रहे हैं कि ये बजट जो है, क्योंकि ये कोरोना महामारी का संकट बीता है और इस संकट से कैसे देश को उबारा जाएगा। मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या वाकई आज जो बजट पेश होने वाला है इसमें इसका ख्याल रखा जाएगा कि कैसे आत्मनिर्भर की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, कैसे मेक इन इंडिया की दिशा में आगे देश बढ़ने वाला है। क्या जो छोटे उद्योग हैं, उद्योगकर्मी हैं, उन्हें क्या इस बजट से कुछ मिलने वाला है। आम जनता जो टैक्स भरती है उसको क्या उसमें कोई राहत मिलेगी, उस पर भी नजर होगी। एक बड़ा प्रश्न यहाँ महंगाई को लेकर भी है कि क्या महंगाई कम होगी, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, क्या कृषि, क्योंकि आजकल देखिए किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि सुधारों को लेकर, क्या किसानों के लिए भी कोई सौगात इस पिटारे से जब 11 बजे निर्मला सीतारमण पिटारा खोलेंगी तो उससे निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय देखिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए, अब से थोड़ी देर में बजट पेश होना है, 11 बजे अनुराग ठाकुर भी वहां पर मौजूद होंगे। और उससे पहले देखिए दिन की शुरुआत जो है वो भगवान की पूजा अर्चना के साथ अनुराग ठाकुर करते हुए 11 बजे बजट पेश होना है और उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन शुरुआत कुछ ऐसे अनुराग ठाकुर ने की आज अपने दिन की पूजा अर्चना इस वक्त करते हुए। और आज बड़ा दिन उनके लिहाज से भी, पूरे देश के लिहाज से बड़ा दिन है। लेकिन सबसे ज़्यादा नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जब आज निर्मला सीतारमण अपना पिटारा बजट का खोलेंगे तो उसमें किस तरीके की घोषणाएं हो सकती हैं, कितनी राहत लोगों को मिल सकती है, क्या महंगाई कम होगी, कि आज लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर चाह रहे हैं थोड़ी सी राहत उन्हें मिले, क्या वो राहत मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये देखना होगा आपसे थोड़ी देर में जब बजट पेश होगा तो ये सारी जो संभावनाएं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि किस किस क्षेत्र को यहाँ पिटारे से फायदा मिल सकता है, उनको राहत मिल सकती है, क्या असल में होता है। अब से 2 घंटे का तकरीबन देखिए वक्त और बचा है, उसके बाद बजट पेश होना है और उस पर निगाहें टिकी रहने वाली हैं। ये बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना ज़्यादा है कि जो छोटे उद्यमी हैं उन पर राहत हो सकती है, उनको राहत मिल सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जीएसटी रिफंड के नाम पर 940 करोड़ के घोटाले का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड गौरव रावत नाम का शख्स है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 340 फर्जी कंपनियां बनाकर 940 करोड़ का फर्जी व्यापारिक लेन देन दिखाया गया। और इस मामले में 25 बैंक खाते भी सामने आए, जिसमें से 10 में 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी मिली है। ये गिरोह चोरी किए गए पैन कार्ड और आधार कार्ड के सहारे फर्जी कंपनियों को जीएसटी पोर्टल पर डालकर धोखाधड़ी करता था। हरियाणा में आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। हरियाणा में आज शाम 5 बजे तक कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवा बंद की है। इस्तीफा देने की सुखबुकाहट के बीच शुवेंदु अधिकारी के भाई देवेंद्र अधिकारी 10 फरवरी को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। शुवेंदु हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वाराणसी के बीएचयू में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एआईएसए के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहां एआईएसए के कार्यकर्ता वहां कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे थे। तभी बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और दोनों गुटों में तीखी बहस के बाद झड़प हो गई। आप
लोगों के ऊपर है कि भारत का बजट कैसा होता है। यहाँ के लोगों का भी है कि सरकार, आपकी मोदी जी की सरकार कैसा बजट लेके आती है। मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज़ में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, वित्त राज्य मंत्री। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले देखिए तस्वीरें भी सामने आई जब उन्होंने पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत की और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि बजट कैसा होगा, क्योंकि निगाहें देखिए इसी बात पर टिकी हुई हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये आम जनता के लिए बजट होगा। साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है उस पर खरा उतरेगा ये बजट। और उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग जो संभावना सरकार से रख रहे हैं, जो उम्मीद सरकार से रख रहे हैं, उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। इसके अलावा इस हादसे में एक महिला और एक व्यक्ति की भी मौत हुई। हादसा उस समय हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर चल रहे कुछ लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। इस हादसे में कई और लोग भी घायल हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बंगाल की सियासत में टीएमसी के खिलाफ उठी बगावत की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही और इसी बीच हावड़ा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार को घेरने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे पार पाना टीएमसी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बोलो भारत माता की जय श्री राम। जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का चक्रव्यूह। सब मिलकर सोनार बांग्ला का हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक। बगावत के शोलों से टीएमसी पर वार। वहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन है टीएमसी में। ममता की नीति पर अमित शाह का प्रहार। ममता दीदी की सरकार भतीजा कल्याण में व्यस्त। पीएम के दौरे से पहले फिर आक्रामक हुई बीजेपी। मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने किया बंगाल विजय का दावा। ये भी विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। हावड़ा में देश के गृह मंत्री का यह संबोधन वर्चुअल भले ही था, लेकिन इस वर्चुअल रैली के दौरान अमित शाह का एक एक बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए किसी शूल से कम नहीं था। अपने ही करीबियों की बगावत का दंश झेलने वाली ममता बनर्जी पर अमित शाह ने कुछ ही मिनटों के भीतर ऐसे प्रहार किए जो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। वजह है कि अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान उस किसान सम्मान निधि का जिक्र कर दिया जिससे बंगाल के लाखों किसानों का हित जुड़ा हुआ है। किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा, साथ में बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मोदी जी को 6,000 रुपया भेजना है तो किस प्रकार से भेजेंगे? और ये जालसाजी बंगाल की जनता नहीं समझेगी, ऐसा मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं मिल दी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका देश के 60 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा।
कई लोग, गरीब परिवार अपने परिवारजनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं, मगर बंगाल की जनता को ये फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को ये फायदा नहीं मिलने देते। एक बार परिवर्तन का संकल्प कर दोनों हाथ उठाइए, भारत माता की। हावड़ा में अमित शाह ने उस वक्त ममता बनर्जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया जब उन्होंने टीएमसी के बागी नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी को इस बात की मीमांसा करनी चाहिए कि आखिर क्यों उनके करीबी उनसे अलग हो रहे हैं। आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से इन पार्टियों के नेता बगावत पर आमादा हैं, उससे वो दिन दूर नहीं जब ये नेता अकेले पड़ जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चुनाव आते आते ममता दी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी। दरअसल बीते करीब 3 महीने से ममता बनर्जी के सियासी किले में लगातार सेंध लग रही है। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से तो टीएमसी में बगावत का सिलसिला और तेज हो चला है। इसी कड़ी में एक बार फिर ममता बनर्जी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनकी पार्टी के 3 विधायकों समेत 5 नेताओं ने उन्हें बाय बाय कह दिया। राजीव बनर्जी, प्रवीर घोषाल, वैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती और रुद्रनील घोष जैसे कुल 5 नेता गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। खास बात यह कि टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए ये नेता एक के बाद एक ममता बनर्जी और बंगाल की सच्चाई को देश के सामने ला रहे हैं। मुझे खराब ये लगा कि जब पार्टी बात कर रही है, जब पार्टी मेरे से बैठ रही है, लेकिन जानबूझ के किसी शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह से मुझे व्यक्तिगत आक्रमण किया, मेरे परिवार को किया, मेरा क्षेत्र के आदमी को किया, मेरा वर्कर लोगों को, मेरा समर्थकों को किया और लगातार करते रहे। और जो शीर्ष नेतृत्व वो लोग देखते रहे, मैं बार बार बोलते रहे और वो लोग इनको एक बार भी सतर्क नहीं किया। बीजेपी के लिए टीएमसी के खेमे में मची ये खलबली एक अहम सियासी मौके की तरह है। यही वजह है कि बीजेपी फुल फॉर्म में बंगाल के पिच पर टीएमसी के खिलाफ खेल रही है। हावड़ा में अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली में ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह महापुरुषों की कर्म भूमि बंगाल को हथियारों के बल पर रक्त रंजित कर दिया गया। यही बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिचंद्र ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, पंचाल बर्मन, एक ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ हुए। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी के बीते 10 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मां माटी और मानुष के भरोसे ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, उस भरोसे को पार्टी ने हर मोर्चे पर ध्वस्त किया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी दावा किया कि ममता बनर्जी का शासनकाल बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार से भी कहीं गया बीता है। 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था और एक नारा दिया था, मां माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ये नारे के साथ, इस नारे पर विश्वास कर बंगाल की जनता ने परिवर्तन किया था। और 10 साल मुड़कर पीछे देखते हैं तो ये 10 साल में क्या किया तृणमूल कांग्रेस ने। मां माटी और मानुष का नारा अदृश्य हो गया और उसकी जगह तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण का नारा
प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। उस जनसभा से पहले पीएम मोदी हल्दिया में केंद्र सरकार के 3 कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। 5000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन बंगाल के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होने वाला है। हावड़ा में अमित शाह और स्मृति ईरानी की इस जनसभा को हल्दिया की रैली से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है। यही वजह है कि अमित शाह जहां केंद्र सरकार की जन कल्याण नीतियों का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी पर भतीजा कल्याण में जुटने का आरोप भी लगा रहे हैं। एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण का ये काफिला देखिए निकला है और इस वक्त आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अनुराग ठाकुर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। फिलहाल निर्मला सीतारमण घर से निकल चुकी हैं। 11 बजे का वक्त है, बजट का पिटारा उस वक्त खुलेगा। अब इस बजट से आम लोगों को क्या मिलता है, इस पर देखिए निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि आज का दिन आम लोगों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरीके की योजना, किस तरीके का ऐलान सरकार की तरफ से बनाया जाता है, ये देखना होगा। हालांकि इस वक्त आप तस्वीरें सीधी देख रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले ही निर्मला सीतारमण अपने घर से निकली हैं। उससे पहले अनुराग ठाकुर से जब सवाल ये पूछा गया कि इस बार का बजट कैसा होगा, तो उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि सबका साथ और सबका विकास, इसी मंत्र के साथ जो है उनकी सरकार आगे बढ़ रही है और इस बजट में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, ये भी उन्होंने कहा। तो अभी से सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे थे, निर्मला सीतारमण देखिए घर से निकल चुकी हैं और 11 बजे बजट पेश होना है। अब इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। क्या इसमें वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त सेस का ऐलान मुमकिन है, ये तमाम सवाल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्या बजट के लिए ज़्यादा उसमें उम्मीद रखी जाए, क्योंकि उसको मजबूत करना भी क्या सरकार की प्राथमिकता है, ये देखना होगा। क्या वहाँ पर भी कुछ राहत लोगों के लिए मिलती है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है, ये सब संभावना है। अभी संभावना जाहिर की जा रही है कि बजट में कुछ ऐसी उम्मीद लोगों के लिए लोग लेकर बैठे हैं जो क्या इस बजट से पूरी होती हैं, ये देखना होगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए क्या जीएसटी दर में बदलाव किया जाएगा, इनकम टैक्स में क्या और छूट मिलेगी, क्या किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि किसान लगातार देखिए आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर जमे हुए हैं। क्या किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान आज के इस बजट से हो सकता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर से हम निकले हैं और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या छोटे लघु उद्यमी जो व्यापार हैं उनके लिए कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से होता है, इस पर भी नजर रहने वाली है। क्या किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देखिए मौजूदा तो 6000 रुपये सालाना है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसकी राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा सकती है। वहीं रोजगार बढ़ाने के लिए छोटे मध्यम उद्योगों के लिए क्या बड़ी स्कीम यहाँ अनाउंस हो सकती है जब आज ये पिटारा खुलेगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी क्या जोर दिया जाएगा, और इसको जोर देने के लिए ज्यादा संभावना जो नजर आ रही है वो स्टार्टअप के लिए नजर आ रही है। कई स्टार्टअप के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही साथ होम लोन पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। क्या होम लोन पर और छूट मिलेगी, क्या रसोई गैस, क्योंकि आम जो जनता है जब उनसे सवाल कीजिए तो वो कह रहे हैं जो बेसिक नीड्स हैं उनकी, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो, ये कम होने चाहिए और इसी की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। अब इन मांगों को सरकार किस तरीके से सुनकर आज जब ये पिटारा खुलता है तो उन समस्याओं का समाधान क्या वहाँ से निकलेगा, किस तरीके का बजट होगा, उस पर नजर होगी। 11 बजे अब से 2 घंटे देखिए तकरीबन बचे हैं। 2 घंटे बाद बजट का पिटारा खुलेगा। ये 2 तस्वीरें भी इस तरह देख लीजिए। घर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं, वित्त मंत्रालय अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगी वो, और 11 बजे उनको बजट पेश करना है और पूरी रूपरेखा देखिए तैयार हो चुकी है। अब किस तरीके के ऐलान होने वाले हैं, कितनी संभावनाएं पूरी होने वाली हैं, लोग जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं क्या वो पूरी होंगी, ये देखना होगा। किस किस तरीके में, कहाँ किन किन जगहों पर ज़्यादा ऐलान होंगे राहत के, ये भी देखना होगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया। उन्होंने पहले तो पूजा अर्चना की और उसके बाद सवाल के जवाब में कहा कि ये जो उम्मीद आम जनता देश उनसे कर रही है
वो जब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण तो वो सारी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में होंगी। सबका साथ सबका विकास, ये उन्होंने बताया मूल मंत्र है और इसी की दिशा में ये बजट भी होगा। तो किस तरीके की सुविधाएं ऐलान होते हैं, किस तरीके के राहत मिलते हैं, ये देखना होगा। साथ ही साथ नजरें यहाँ पर रेल को लेकर भी है, एयरलाइंस को लेकर भी है, क्योंकि कई व्यापार जो है कई जगहों पर बहुत मंदी का दौर छाया रह गया कोरोना महामारी के चलते, जिसको अब उबारने के लिए किस तरीके के कदम, किस तरीके की योजना सरकार ने तय की है, ये देखना होगा। और महत्वपूर्ण ये भी होगा कि आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, मेक इन इंडिया की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके के ऐलान आज बजट में किए जाते हैं। क्या उन ऐलान से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश आगे बढ़ेगा? अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्रालय देखिए निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे थे, घर से निकल चुकी हैं, ये काफिला उनका निकल रहा है, उस वक्त रास्ते में है। अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्रालय पहुंचने वाले हैं। 2 घंटे का वक्त और बचा है जब बजट पेश करेंगी वो, और उस पर ही निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार किस तरीके के ऐलान हो सकते हैं। जीडीपी रेट जो माइनस में पहुंच गई है उसको उबारने के लिए किस तरीके के ऐलान हो सकते हैं। हर क्षेत्र इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किस तरीके के ऐलान होते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन संभावनाओं का दौर जो है वो इस वक्त जारी है। लोग अपने अपने स्तर पर संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार के बजट से उन्हें जरूर राहत मिलेगी वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन जो जानकारी, जो भावना दिख रही है वो यही कि वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त सेस का ऐलान मुमकिन है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए ज्यादा बजट रखने की उम्मीद है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए जीएसटी दर में बदलाव हो सकता है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्रालय देखिए पहुंच चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही वो घर से निकली और इस वक्त वित्त मंत्रालय वो पहुंच चुकी हैं और 11 बजे का वक्त होगा जब बजट पेश करेंगी। और इस बजट के पिटारे से लोगों की उम्मीद, लोगों की संभावनाएं कितनी पूरी होती हैं ये देखना होगा। लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, डीजल के दाम जो बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम जो बढ़े हैं, इन पर क्या कोई ऐलान होता है जिससे रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो कम खर्चे में आ जाएं, महंगाई कम हो, सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए। लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि इस बजट में क्या कुछ रहता है। फिलहाल निर्मला सीतारमण को आपने देखा वित्त मंत्रालय के अंदर इस वक्त दाखिल होते हुए, और कोरोना महामारी का जो दौर बीता है इससे देश को उबारना इस बजट में प्राथमिकता होगी और उससे कैसे देश को आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को गति देनी है, इन तमाम जगहों पर, तमाम अलग अलग क्षेत्रों पर सरकार ने ज़रूर सोचा होगा और वहां राहत देने की योजना बनाई होगी, जो कि 11 बजे साफ होगी जब बजट का पिटारा खुलेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि किसानों को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर लगातार डटे हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एक बड़ा चैलेंज किसान बन गए थे सरकार के लिए। और ऐसे में जानकारी और संभावना और उम्मीद यही है कि किसान सम्मान निधि की राशि में भी क्या बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मौजूदा 6,000 रुपये सालाना है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 10,000 रुपये सालाना ये हो सकती है। साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने के लिए छोटे मध्यम उद्योगों के लिए बड़ी स्कीम भी, इसका भी ऐलान हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जोर होगा। स्टार्टअप के लिए कई नए ऐलान यहाँ पर हो सकते हैं। होम लोन पर क्या छूट मिलेगी, आम जनता इस वक्त इसी सवाल के साथ बैठी है। क्या रसोई गैस के दाम कम होंगे, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे? ये बेसिक नीड्स हैं जिनके बारे में जनता ये सोच रही है कि इसी पर कोई ऐलान हो जिससे उनको सीधे तौर पर राहत मिले। तो फिलहाल ये पिटारा जो अभी बंद है, जो 11 बजे खुलना, उसमें क्या क्या रहने वाला है, कितनी राहत लोगों को मिलने वाली है, वो देखना होगा। तो फिलहाल निर्मला सीतारमण देखिए मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। अब से थोड़ी देर में वो अपने घर से निकली थी और देखिए यहाँ पर कोरोना के नियमों का जो पालन, यहाँ पर एक बाकायदा एक सैनिटाइजर भी लगाया गया है और हाथ सैनिटाइज करने के बाद वो अंदर गई और अंदर जाकर अभी फिलहाल 11 बजे उनको बजट पेश करना है, उस पर भी नजर रहेगी। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने पूजा अर्चना की और बजट अच्छा रहने की बात कही।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर में पूजा की और फिर संसद के लिए रवाना हो गए। पूजा अर्चना के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बजट लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज़ में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। 2021-22 का बजट पेश होने वाला है अब से कुछ ही देर बाद और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं अपने घर से निकल गए हैं और अपने घर से निकलने के बाद वित्त मंत्रालय में जाएंगे और वित्त मंत्रालय में एक छोटी सी बैठक होती है। तमाम लोग जो बजट टीम होती है वो लोग बैठते हैं और वहां से राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्रालय की टीम जाएगी, खुद निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर जाएंगे और वहां राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में जाएंगे जहां बजट को मंजूरी दी जाती है और फिर लोकसभा में 11 बजे बजट पेश होगा। हमारे साथ अनुराग ठाकुर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे? अनुराग जी क्या कहेंगे? अनुराग जी कैसा रहेगा बजट? अनुराग जी हनुमान जी पार लगाएंगे क्या आप? तो अनुराग ठाकुर कुछ बोल नहीं रहे लेकिन उम्मीद जताई है कि बजट बेहतर होगा, सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा इस बजट में। थोड़ी देर पहले जो उन्होंने एजेंसी से बात की थी, पूजा अर्चना की और अब निकल गए हैं नॉर्थ ब्लॉक के लिए और ये सरकार की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि इस बार का बजट जो है वो बिल्कुल सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखने वाला होगा। लेकिन अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय की ओर बढ़ चले हैं। देखना होगा कि जब आज 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो किस तरह का बजट होगा। तो इस वक्त नीरज हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। नीरज, हमने वो तस्वीरें देखी जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हैं। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री यहाँ वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर तमाम जो टीम है वित्त मंत्रालय की वो बैठते हैं और इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद वो लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बजट को एक अनुमति ली जाती है और उसके बाद फिर कैबिनेट की बैठक होगी। तो देखना होगा कि आज जिस बजट की उम्मीद है, कोरोना काल की पृष्ठभूमि में बजट को पेश किया जा रहा है और 2021-22 का बजट होगा और 21वीं सदी के दूसरे दशक का पहला बजट है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि एक ऐसी बुनियाद को देने की कोशिश की जाएगी इस बजट के माध्यम से ताकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी थी, अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त पड़ी थी, क्या उसको रफ्तार दी जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, आर्थिक सर्वे जो कि अब से 2 दिन पहले ही पेश किया गया था, उसमें इस बात के बारे में संकेत मिले कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो तेज होगी। तो इकोनॉमिक रिकवरी जो कि 7.7% आने वाले जो मौजूदा जो साल चल रहा है उसमें दर्शाया गया। तो क्या आने वाले वक्त में उसको डबल डिजिट में निर्मला सीतारमण ले जा सकेंगी? ये तमाम चीजें इस बात पर निर्भर करेंगी कि आज का बजट कैसा होगा। तमाम लोगों को उम्मीदें हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, कृषक हो, उद्योग जगत के लोग हो, मध्यम क्लास के लोग हो, क्योंकि मिडिल क्लास की ये बार बार शिकायत रहती है कि कोरोना काल में जो सरकार की योजनाएं थी, सरकार ने जो घोषणाएं की वो ज़्यादा वैसे लोगों के लिए है जो कम मजदूर वर्ग की बात करें या किसान वर्ग की बात करें उनके लिए थी। तो मिडिल क्लास को क्या मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आयकर की जो छूट सीमा है, जो पिछले साल आपको याद होगा कि स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था, उसमें क्या कुछ नया पहलू जोड़ पाती हैं कि नहीं निर्मला सीतारमण। तो तमाम लोगों को उम्मीदें हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद का बजट है तो सरकार को भी इस बात की उम्मीद होगी कि क्या वो अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं इस बजट के माध्यम से। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मीडिया के लोगों का जमावड़ा है। 2021-22 का बजट अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और उससे पहले जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है। तमाम जो वित्त मंत्रालय की टीम है जिन्होंने बजट तैयार किया है इस वक्त वित्त मंत्रालय के अंदर है। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जाएंगी निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर
और अनुमति ली जाएगी। लेकिन उससे पहले आप बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं वित्त मंत्रालय की, तो देखना होगा कि जिन उम्मीदों के आधार पर, जो उम्मीदें हैं बजट से, वो उम्मीदें पूरी कर पाती हैं कि नहीं निर्मला सीतारमण। विपक्ष के लोगों की भी उम्मीद है, आम लोगों की उम्मीद है, कोरोना के बाद क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला पाती हैं कि नहीं निर्मला सीतारमण। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा कि आज के बजट में क्या कुछ ऐसा होता है जो लोगों को एक उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है इसे। और खुद निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि इस बार का बजट पहले के बजट से अलग होगा। और ऐसे वक्त में जब कोरोना की मार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया झेल रही है, तो उस पृष्ठभूमि में किस तरह का बजट वो पेश करेंगे। दूसरी अहम बात ये भी देखना होगा कि रक्षा बजट या बाकी अलग अलग क्षेत्र में जो बजट जाता है उसमें कितना वो बजट में प्रावधान करती हैं 2021-22 के बजट में। तो बहुत उम्मीदों वाला ये बजट है। अब उम्मीद टिकी हुई है 11 बजे कि 11 बजे जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो उसमें किन किन पहलुओं पे जोर होता है, किन किन क्षेत्रों पे जोर होता है, क्या आयकर जो दाता हैं उनको कोई छूट मिलती है कि नहीं। तो ये तमाम पक्ष हैं आज के बजट के। बिल्कुल। और देखिए 2 घंटे का तकरीबन वक्त बचा है। 11 बजे का जो वक्त आप बता रहे हैं नीरज, और ये बजट जो है वहाँ पेश होना है, उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, कितनी खरी उतरती हैं वो देखना होगा। लेकिन नीरज, हमने देखा कि निर्मला सीतारमण वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात है, उसके बाद का क्या क्या ये जो प्रक्रिया है वो कैसे रहती है? देखिए, पहले वो एक फोटो ऑप होता है राष्ट्र बजट को पेश करने का, और उसके बाद अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ जो भी हलचल होती रहेगी वो अपने कैमरे में न्यूज़ 18 इंडिया के कैद होती रहेगी। थोड़ी देर बाद वो निकलेंगी, फोटो ऑप्स होता है, तमाम टीम के सदस्यों के साथ निर्मला सीतारमण खुद मौजूद रहेंगी, अनुराग ठाकुर रहेंगे और तमाम जो सचिव हैं और बाकी टीम के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे, जिनका एक खास योगदान रहा है बजट को बनाने में। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सीक्रेट तरीके से पूरे बजट को बनाया जाता है, कोई भी सूचनाएं लीक ना हो। इसके अलावा 9:15 बजे निर्मला सीतारमण, अब से 20 मिनट के बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगी। 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी। 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जहां बजट को मंजूरी दी जाएगी। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद बजट में जो भी प्रावधान होंगे, बजट में जिन तमाम चीज़ों की घोषणाएं होंगी उनका वो ऐलान करेंगी लोकसभा में। और फिर 3 बजे लोगों से बात, मीडिया से मुखातिब होंगी और तमाम जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उनका जिक्र करेंगी। तो ये सब तमाम आज जो औपचारिकता हैं वो पूरी होंगी। और आप एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें, किस तरह का माहौल है यहाँ। सबको इंतजार इस बात का है कि निर्मला सीतारमण जब निकलेंगे। आपको याद होगा कि ब्रीफकेस का जो कल्चर था, बार बार जो वित्त मंत्री निकलते थे पहले वो ब्रीफकेस लेकर निकलते थे, लेकिन उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, एक लाल पिटारे में पूरे बजट को वो लेकर निकली थी जिसको खाता बही नाम दिया गया था। तो ये तमाम पहलू हैं आज के बजट के। अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के बाद निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगी। ये मुख्य द्वार है वित्त मंत्रालय का और यहीं जो टीम के सदस्य होंगे, निर्मला सीतारमण खुद और अनुराग ठाकुर यहीं से निकलेंगे। और यहाँ से दूसरी तरफ, आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से राष्ट्रपति भवन की दूरी महज 300 से 400 मीटर है, दूर नहीं है, बिल्कुल बगल में है, 1 से 2 मिनट का रास्ता है। और वहाँ वो मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति से, अनुमति लेंगे और सीधे राष्ट्रपति भवन से फिर पार्लियामेंट की तरफ वो जाएंगे जहां बजट को पेश किया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद। तो ये तमाम तस्वीरें आप अभी देख रही हैं और इंतज़ार बस इस बात का है कि कब निर्मला सीतारमण किस तरीके से, जो पूरा बजट है, बजट का पिटारा तो छोटा होता है लेकिन उसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने होती है। कैसा होगा बजट, कैसी अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में चलेगी, उन तमाम चीज़ों की तस्वीर होगी। लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं, उन सब का लेखा जोखा उसी बजट में होता है। तो देखना होगा कि आज जब 11 बजे वो बजट पेश करेंगी तो क्या क्या जो पहलू हैं अर्थव्यवस्था के उसमें सामने आते हैं। तो बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर देखिए पहुंचे हैं वित्त मंत्रालय, और वहां जाकर अब से थोड़ी देर बाद देखिए वो बाहर आएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है, फिर कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें इसे पास किया जाएगा। जो अभी नीरज वहाँ पर देखिए मौजूद हैं और वो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण और
उनके साथ अनुराग ठाकुर बाहर आएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाएंगे। तो ये उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची थी और अंदर जाते वक्त जो खास बात देखिए, एक सैनिटाइजर भी वहां पर लगाया गया था, बाकायदा हाथ सैनिटाइज किया, यानी कोरोना के जो नियम है वो भी पूरी तरीके से वहाँ फॉलो हो रहे हैं। और कोरोना काल में खास बात ये कि ये पहला बजट है, 11 बजे ये बजट पेश होना है। नीरज हमारे साथ लगातार मौजूद है, जल्दी से उनका रुख भी कर लेते हैं। नीरज, जरा तस्वीरें दिखाइए, अब से कितनी देर में निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर निकलने वाले हैं? देखिए अगले 10 से 15 मिनट में दोनों निकलेंगे। टीम के बाकी सदस्य भी मौजूद रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जब फोटो ऑफ होता है उसमें निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर ही होंगे। और जो अंदर इस वक्त मिनिस्ट्री के अंदर तमाम टीम के सदस्यों से मुखातिब हो रही है जिन्होंने बजट में योगदान दिया, तमाम लोगों को धन्यवाद दिया जाता है, क्योंकि बजट से पूरे देश को उम्मीदें रहती है और एक बड़ी टीम इसको तैयार करते हैं जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी भूमिका अहम होती है। और इस वक्त एक बार फिर आप देख सकते हैं तस्वीरें, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मुख्य द्वार है गेट नंबर 2, यहीं से वो आती जाती हैं, तमाम जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, यहीं से आते जाते हैं, सबकी नज़र यहीं टिकी हुई है। इधर देख सकते हैं मीडिया के लोगों का जमावड़ा है, मीडिया के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। सबकी नज़र इस बात पे है कि कब वो निकलती हैं और यहाँ बजट, वो विश्वास देखने की, बजट से एक उम्मीद होती है कि किस तरह का होप, एक बजट से उम्मीद होती है अर्थव्यवस्था को, आम लोगों को। तो देखना होगा कि जब वो बजट लेकर निकलेंगी, बजट के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेंगी, तो किस आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि 11 बजे भले बजट पेश होगा, लेकिन उम्मीद सरकार की तरफ से, खुद निर्मला सीतारमण की तरफ से ये जताई गई है कि इस बार का बजट अलग होगा। और अनुराग ठाकुर अब से थोड़ी देर पहले कह चुके हैं कि बजट में सभी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की गई है, सभी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। तो आज का बजट एक महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि कोरोना की पृष्ठभूमि में हो रहा है। कोरोना से अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मार पड़ी है। रोजगार की बात करें या बाकी जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, किसानों की बात करें, उद्योग जगत की बात करें, व्यापार जगत की बात करें और बाकी जो क्षेत्र हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरी होती है कि नहीं, वो आज के बजट से मालूम चलेगा। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश की गई है, लेकिन उस तस्वीर को आने वाले दिनों में वो तस्वीर अच्छी होगी कि नहीं, क्या अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी कि नहीं, वो इस पर निर्भर करेगा कि आज का बजट कैसा होता है, क्योंकि बजट से ही अर्थव्यवस्था के आने वाले वक्त के ग्रोथ रेट को आंका जाता है। कैसा बजट होगा उसी के आधार पर आप आने वाले दिनों में GDP की बढ़ोतरी को तय करते हैं। क्या सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं, इन तमाम चीज़ों पर निर्भर करता है। उद्योग जगत की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं, आयकरदाता जो मिडिल क्लास है उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं, किसानों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं। महिला एक महत्वपूर्ण वर्ग है और आपको याद होगा कि सरकार बार बार हर चुनाव में ये दावा करती है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो कहती है कि महिलाओं का भरोसा मोदी सरकार पे है। तो बजट में किस तरह से महिलाओं की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे वित्त मंत्रालय के बाहर की, जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर निकलते हैं बजट लेकर। और इस बजट से वो तमाम उम्मीदें हैं जो कोरोना की पृष्ठभूमि में किसी को भी हो सकती हैं। अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 9:15 बजे का वक्त है राष्ट्रपति से मिलने